नमस्कार बंधुओं, आज एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज का टॉपिक है हमारा भारत का आधुनिक इतिहास और इसके अंतर्गत आज जिस विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं वो है भारत में संवैधानिक विकास। भारत के अंतर्गत जो वैधानिक प्रक्रिया का विकास हुआ था उसके अंतर्गत जो समय समय पर कानूनी व्यवस्था की गई थी उसका अध्ययन करना है, जिसमें सबसे पहले जो व्यवस्था की गई थी वो थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि भारत में किस तरीके से संवैधानिक व्यवस्था शुरू हुई थी। तो सबसे पहले हम इसकी पृष्ठभूमि को समझना बहुत जरूरी है। 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी तो उसकी मृत्यु के साथ ही मुगल साम्राज्य जो है वो धीरे धीरे कमजोर होने लगा। जो परवर्ती मुगल थे वो पहले जैसी मुगल शक्ति को संगठित रखने में समर्थ नहीं हुए और धीरे धीरे शक्ति विघटित होती चली गई। इसके बाद 1740 ईस्वी में जब नादिर शाह का आक्रमण हुआ 39-40 में, तो स्थिति और ज्यादा बिगड़ गई। उसने दिल्ली जो कि राजधानी थी मुगलों की उस समय, उसको तहस नहस कर डाला, खून की नदियां बहा दी। इसके बाद रही बची कसर अहमद शाह अब्दाली ने जब प्लासी का युद्ध हुआ तो जब प्लासी के युद्ध के बाद उससे पहले पानीपत का युद्ध हुआ। पानीपत के युद्ध में जो मराठा सबसे बड़ी शक्ति थी हिंदुस्तान की उस समय की शासक वर्ग में, उस शक्ति को जब अहमद शाह अब्दाली ने या अहमद शाह दुर्रानी ने नष्ट कर दिया, पराजित कर दिया, तो भारत की जो राजनीतिक कमजोरी थी वो जग जाहिर हो गई। और इस समय तक अगर आप देखें कि जो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में हिंदुस्तान में व्यापार करने के लिए आए थे और जिन्होंने अकबर के समय में, अकबर ने उसको बहुत कम क्षेत्र में व्यापार करने की परमिशन दी थी। जहांगीर के समय वो और अधिक बढ़ गई। औरंगजेब ने कई बार इनको रोकने का प्रयास किया, कई शर्तें लगाई, लेकिन उसके बाद जो भी मुगल शासक हुए वो इनको बराबर छूटें देते रहे व्यापार संबंधी, जिसके कारण से अंग्रेजों का व्यापार मजबूत होता चला गया, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती चली गई और उधर भारत की राजनीतिक स्थिति बिगड़ती चली गई। परिणाम इसका यह हुआ कि जब प्लासी का युद्ध हुआ और उसमें जब हिंदुस्तानी शक्ति पराजित हो गई है, तो जब सिराजुद्दौला जो है पराजित हो गया, उसके बाद अंग्रेजों को एक मौका मिल गया राजनीतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का और वो हस्तक्षेप करने लगे। अब ये हुआ कि मंथन किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा और कुछ अन्य अंग्रेजों के द्वारा कि किस तरीके से भारत में राज्य को विस्तारित किया जाए। जब ये चर्चा चल रही थी तो उसी समय लॉर्ड क्लाइव, उसका नाम वास्तविक नाम रॉबर्ट क्लाइव था, वो रॉबर्ट क्लाइव जो है वो एक कंपनी का साधारण क्लर्क था ईस्ट इंडिया कंपनी का। उसके दिमाग में एक सुझाव आया। उसने सुझाव दिया कि भारतीय शक्तियों से किसी तरीके का प्रेम संबंध न रखा जाए, किसी तरीके की उदारता न बरती जाए, बल्कि आक्रामक नीति अपनाई जाए और उसके आधार पर ही हम भारतीयों को पराजित कर सकते हैं और अपना क्षेत्र विस्तार कर सकते हैं और स्वतंत्र रूप से व्यापार कर सकते हैं। जो व्यापार पर जगह जगह पाबंदियां लगी हुई हैं वो भी धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगी। रॉबर्ट क्लाइव की इस बात को स्वीकार कर लिया गया और उसके बाद उसी नीति पर चलते हुए अंग्रेजों ने भारत में क्षेत्र विस्तार करना शुरू कर दिया, राजनीतिक हस्तक्षेप शुरू कर दिया, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन शुरू कर दिया। और परिणाम यह हुआ कि जब बक्सर का विद्रोह हुआ तो बक्सर के विद्रोह में जो रही सही शक्ति थी बंगाल की वो भी धीरे धीरे नष्ट हो गई और कभी मीर जाफर को गद्दी पर बिठाया गया तो कभी मीर कासिम को बिठाया गया और वहां की जो तमाम
लोग थे जो शासन से जुड़े हुए थे, वो अंग्रेजों ने धीरे धीरे अपने पक्ष में कर लिए, भारतीय व्यापार ठप कर दिया। तो और जब बक्सर का विद्रोह समाप्त हुआ तो सबसे बड़ी उपलब्धि अंग्रेजों को यह मिली कि उनको उड़ीसा, बिहार और बंगाल की दीवानी मिल गई। इसका मतलब यह था कि अब उनको कर संकलन का अधिकार मिल गया, राजस्व का अधिकार मिल गया, नियम बनाने का अधिकार मिला। तो 1764 ईस्वी के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने शासन को चलाने के लिए वहां कुछ नियम कानून लागू किए, और वे नियम कानून जो थे वो द्वैध व्यवस्था के नाम से जाने गए। द्वैध व्यवस्था का तात्पर्य यह था कि जो केंद्रीय सत्ता होगी वो अंग्रेजों के हाथ में रहेगी, और जो प्रांत होंगे वो अपने नियमानुसार चलाएंगे शासन, लेकिन उन पर नियंत्रण केंद्र का रहेगा, अर्थात अंग्रेजों का रहेगा। ये द्वैध शासन व्यवस्था चलती रही। लेकिन बाद में क्या हुआ, इस व्यवस्था से भी शासन सही तरीके से संचालित नहीं हो पाया, और जब लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग को सौंपा गया भारत का कार्यभार, तो ये हुआ कि अब परिवर्तन होना चाहिए। जो शासन चलाने के लिए, जो कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए, जो भारतीय राज्यों पर नियंत्रण करने के लिए कुछ नियम कानून चाहिए, और उन नियम कानूनों को बनाने के लिए जो एक्ट पारित किया गया था वो उसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। अब बात ये आती है कि आखिर ये रेगुलेटिंग एक्ट क्यों पारित किया गया, क्या कारण थे। ये तो आपको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि मैंने बताई कि किस तरीके से अंग्रेज अपनी शक्ति को बढ़ाते गए और किस तरीके से भारतीय शक्ति कमजोर होती गई, जिसके कारण ये स्थिति पैदा हुई। अब हमें यह देखना है कि आखिर ये रेगुलेटिंग एक्ट पारित क्यों हुआ था, इसके कारण देखने हैं। तो सबसे पहला कारण जो हम देखेंगे वो है ईस्ट इंडिया कंपनी का वित्तीय संकट। जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, वो दोनों हाथ से हिंदुस्तान की लूट कर रही थी, और इसके बावजूद भी कंपनी लगातार घाटे में जा रही थी। स्थिति यहां तक पैदा हो गई कि 1772 ईस्वी में जो कंपनी का निदेशक मंडल था, जो कंपनी को चलाने वाले लोग थे हिंदुस्तान के अंदर, उन्होंने ब्रिटिश सरकार से एक मांग की कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है जो कि हम व्यापार कर सकें, लिहाजा हमको 90 लाख पौंड 90 लाख पौंड का ऋण दिया जाए, और इस ऋण को हम व्यापार से प्राप्त होने वाले लाभ के जरिए आपको वापस लौटा देंगे। अब यह सोचने वाली बात यह है कि एक तरफ तो लगातार जो अंग्रेज थे, कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी थे, वो भारतीय से लूट कर रहे थे, और इसके बावजूद भी कंपनी घाटे में थी। कारण क्या था? कारण ये था कि जो अधिकारी इत्यादि थे वो धन इकट्ठा करके हिंदुस्तान से ले जाते थे, और वो व्यक्तिगत रूप से उसका उपयोग करते थे। वो कंपनी के खाते में जमा नहीं कराते थे, ना ही सरकार को देते थे उधर, जिसके कारण से ये कंपनी रसातल में चली गई थी। तो हालात बहुत ज्यादा बिगड़ चुके थे, यानी कि कंपनी एक तरफ जहां आर्थिक कार्य करने के लिए आई थी, वो राजनीतिक उपलब्धि भी प्राप्त कर रही थी, परंतु उसे कंटिन्यू करने के लिए उसके पास धन नहीं था। तो इस वित्तीय संकट की जब बात रखी गई निदेशक मंडल के द्वारा सरकार के समक्ष, तो सरकार ने एक 31 सदस्यीय एक समिति बनाई कि भाई ऐसा क्या हो गया कि भारत से व्यापार अच्छा हो रहा है, फिर भी घाटे में जा रही है कंपनी। और इस 31 के अंदर जो 13 सदस्य जो है वो गुप्त समिति बनाई गई 13 सदस्यों की। इन लोगों ने अध्ययन करके रिपोर्ट सौंपी, और उसमें ये बताया कि कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी अपनी मनमानी कर रहे हैं, जिसके कारण से कंपनी की वास्तव में स्थिति ये हो गई है कि वो व्यापार करने की स्थिति में नहीं है। तब सरकार ने कहा कि भाई ठीक है, ऋण तो दिया जाएगा, परंतु
उसके लिए कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी, और वो व्यवस्था हुई रेगुलेटिंग एक्ट के रूप में। तो इसलिए ये जो प्रमुख कारण बना कि कंपनी का वित्तीय संकट, अगर कंपनी के पास वित्तीय संकट नहीं होता कंपनी के पास, तो ये स्थिति पैदा नहीं होती कि रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया जाए। तो पहला कारण तो ये था। दूसरा कारण देखेंगे, कंपनी में भाई भतीजावाद के आरोप। इसका मतलब क्या था कि मैंने आपको बताया ना कि भारत में देखा जाए तो हर तरीके से लूट कर रहे थे अंग्रेज, चाहे वो कर वसूली के रूप में हो, चाहे वो उपहार के रूप में हो, चाहे किसी अन्य तरीके से हो। यहां तक कि अगर बंगाल में देखा जाए तो सेठ अमीचंद और जगत सेठ जैसे लोग थे जो उस समय बंगाल के राजकोष से जुड़े हुए थे, ऐसे लोगों को उन्होंने अपने पक्ष में कर लिया था अंग्रेजों ने, और वो बहुत सारा पैसा बंगाल से अपने पास जमा कराते थे। और अब उसका कारण क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ कि भाई भतीजावाद फैल गया। तो मतलब जो अंग्रेज अधिकारी यहाँ पर बनते थे वो उन्हें खूब पैसा मिलता था, लूट लेते थे, और फिर वो चाहते थे कि उनके ही नियरेस्ट और डियरेस्ट लोग हों जो हिंदुस्तान में आ जाएं और खूब आराम से धन उगाही करें, लाभ प्राप्त करें। तो ये जो भाई भतीजावाद था इसने कंपनी का बेड़ा गर्क कर दिया। तो अब ये थी कि इस स्थिति को कैसे रोका जाए। कर्मचारियों अधिकारियों को बदलना होगा तो नियम कानून बनाने पड़ेंगे, नए लोगों को लाना होगा तो नियम बनाने पड़ेंगे। तो इस कारण से, सिचुएशन के कारण भी एक नई वैधानिक व्यवस्था की जरूरत थी, इसलिए रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। तीसरी बात देखेंगे, रॉबर्ट क्लाइव की द्वैध शासन व्यवस्था। रॉबर्ट क्लाइव ने, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो द्वैध शासन व्यवस्था लागू की थी, रॉबर्ट क्लाइव को हिंदुस्तान में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। जैसा कि मैंने पीछे बताया कि उसने किस तरीके से सुझाव दिया था। अब इसने वहां पर शासन करने के लिए जिन क्षेत्रों को जीता था हिंदुस्तान से, वहां की व्यवस्था को चलाने के लिए इसने जो वैधानिक व्यवस्था की थी उसको द्वैध शासन नाम दिया गया था। जो मैंने आपको बताया कि प्रांतीय स्तर पर जो सरकार होती थी वो हिंदुस्तानी लोग चलाते थे, और जो केंद्रीय स्तर पर होती थी उसको अंग्रेज चलाते थे, परंतु अंग्रेजों के ही नियंत्रण में सारी प्रांतीय व्यवस्था थी। अब इसके कारण क्या हो गया कि दोनों में विरोधाभास कई मुद्दों पर होने लगा, जिसके कारण मामले सुलझने के बजाय उलझते चले गए। अब ऐसे मामलों को निस्तारित करने के लिए जरूरत थी कि कोई वैधानिक व्यवस्था की जाए, तो इसके लिए भी रेगुलेटिंग एक्ट की जरूरत थी। अगला, बंगाल में बढ़ती हुई अराजकता। बंगाल के अंदर सबसे पहले बंगाल की स्थिति खराब हुई। बंगाल का जो नवाब था वो अंग्रेजों की कठपुतली बन गया था, चाहे वो मीर जाफर हो, मीर कासिम हो, या उसके बाद होने वाले जो और मुशीर कुली खान वगैरह जो भी बने थे, वो सभी क्या थे, अंग्रेजों की कठपुतली बन गए। यानी वो वही कार्य करते थे जो अंग्रेज चाहते थे, और अंग्रेज चाहते थे कि हिंदुस्तान में स्थिरता ना आए, राजनीतिक एकता ना हो। लिहाजा क्या हुआ, लोग भूखों मरने लगे, परेशान, चाहे वो मजदूर हो, किसान हो, व्यापारी हो, जमींदार हो, सभी परेशान हो गए और अराजकता फैल गई। कोई नियम नहीं था, कोई कानून नहीं था, मर्जियां जहां लूट हो रही थी, कोई दंड व्यवस्था नहीं थी, कोई समुचित न्यायिक व्यवस्था नहीं थी। अब इसको अंग्रेजों ने वो क्षेत्र तो प्राप्त कर लिए थे, अब उन क्षेत्रों पर कैसे शासन किया जाए, कैसे जनता को नियंत्रित रखा जाए, ये जरूरत थी। तो इसके लिए भी जरूरत थी कि कोई वैधानिक व्यवस्था की जाए। अगर भारत में शासन संचालन हेतु नियम, अब क्या था कि भारत में जैसे उन्होंने कुछ क्षेत्र जीत लिए थे, चाहे उड़ीसा हो, बंगाल हो, बिहार हो, और इसके अलावा भी लगातार जीते चले जा रहे थे। अब क्षेत्र तो आपने जीत लिए, लेकिन वहां पर आपको शासन भी करना है, और शासन बिना नियमों कानूनों के नहीं होता है। तो जरूरत थी एक ऐसे रेगुलेशन की, एक ऐसे चार्टर की, जिससे कि नियम बनाए जा सके, व्यवस्था की जा सके कि किस तरीके से क्या कार्य होगा, कहां पर कौन सा अधिकारी होगा, उसके क्या अधिकार होंगे, कैसे वो स्थितियों का सामना करेगा, कैसे व्यवस्था को चलाया जाएगा। इन सब की जरूरत थी, जिसके कारण से रेगुलेशन एक्ट बनाया गया।
और अंतिम कड़ी के रूप में अगर देखें, अंतिम कारण और सिचुएशन के रूप में देखें, वो था 1769 ईस्वी में हैदर अली द्वारा अंग्रेजों की पराजय। जो मैसूर युद्ध हुए थे, 4 मैसूर युद्ध हुए थे, 2 हैदर अली ने लड़े थे और उसके बाद 2 लड़े थे उनके बेटे टीपू सुल्तान ने। पहले 3 युद्धों में पराजय हुई थी और इसमें सबसे बड़ी पराजय हैदर अली के द्वारा दी गई थी 1769 ईस्वी में। जब ये पराजित हो गए थे तो अब जरूरत ये थी कि अभी तक तो बंगाल और बिहार में सफलता मिल गई थी अंग्रेज सरकार को, लेकिन दक्षिण में पराजित हो गए थे। तो जरूरत थी कि सैनिक संगठन को पुनर्गठित किया जाए, जरूरत थी आर्थिक स्थिति को सुधारा जाए, जरूरत थी वैधानिक व्यवस्था को सुधारा जाए, जरूरत थी अंग्रेज शक्ति को बढ़ाया जाए। और इन सब के लिए जरूरत थी कि कोई व्यवस्था तो हो, कोई किसी की सुने तो। अंग्रेज तो क्या कर रहे थे, अंग्रेज अधिकारी वो बस चाह रहे थे कि हिंदुस्तान से पैसा मिल जाए, लेकर के इंग्लैंड चले जाएं और उसके बाद फिर अपने नियरेस्ट और डियरेस्ट को भेजें, वो वही काम करे। मतलब सीधा सा ये था कि मोस्टली जो कंपनी के ऑफिसर्स थे वो इतने करप्ट हो चुके थे, इतने भ्रष्ट हो चुके थे कि वो कंपनी के हित की ओर ध्यान नहीं दे रहे थे। हैदर अली की पराजय ने अंग्रेजों के कान खड़े कर दिए और ये कि जो थोड़ी बहुत सफलता हमें उत्तर में मिली है वो सफलता हमारी जारी नहीं रह सकती अगर हमने भारत की जनता के लिए व्यवस्था नहीं की, अगर अपने शासन चलाने के लिए व्यवस्था नहीं की, अगर हमने अपनी शक्ति को फिर से संगठित नहीं किया। तो इसलिए जरूरत थी एक ऐसी वैधानिक व्यवस्था बनाई जाए जो सभी को नियंत्रित कर सके, सभी को दिशा निर्देशित कर सके, सभी के अधिकार और कर्तव्यों की व्याख्या कर सके। तो इसलिए रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। आइए अब देखते हैं कि इस रेगुलेटिंग एक्ट जो पारित हुआ 1773 ईस्वी के अंतर्गत, इसमें क्या खास व्यवस्थाएं की गई थी वो देखना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि कंपनी की गतिविधियों को विनियमित करना। सबसे पहली चीज ये थी कि जो कंपनी की एक्टिविटी चल रही थी उससे कंपनी को भी घाटा हो रहा था और हिंदुस्तान के निवासियों को भी घाटा हो रहा था और व्यवस्था सही तरीके से नहीं चल पा रही थी। तो इसके लिए पहले ये व्यवस्था की गई कि कंपनी की गतिविधियों को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, कैसे संचालित किया जाएगा, उसको रेगुलराइज करने के लिए ये रेगुलेशन बनाया गया। तो उसमें जो व्यवस्था की गई थी वो क्या व्यवस्था थी ये समझना है। तो इसमें जो व्यवस्था की गई वो थी कि गवर्नर जनरल की नियुक्ति। पहली बात अब क्या था कि अब तक अंग्रेज जो है भारत के अंदर 3 प्रमुख क्षेत्रों में शासन स्थापित कर चुके थे एक तरीके से अगर देखा जाए, और ये कलकत्ता, बंबई और मद्रास, ये 3 क्षेत्र, कलकत्ता, बंबई और मद्रास। तो इनको क्या किया गया कि कलकत्ता को हेडक्वार्टर बनाया गया और जो गवर्नर जनरल था वो कलकत्ता में ही रहेगा और उसके अंडर में 2 गवर्नर रहेंगे बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी के। यानी 3 प्रेसिडेंसी बनाई गई थी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बंबई प्रेसिडेंसी। तो बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी में गवर्नर नियुक्त किया गया था और इनके और तीसरा जो गवर्नर था वो था कलकत्ता का। लेकिन कलकत्ता का जो गवर्नर था वो बंगाल प्रेसिडेंसी के गवर्नर के साथ साथ भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, यानी कि उसी के कंट्रोल में ये दोनों गवर्नर काम करेंगे। तो इसकी जो नियुक्ति की गई, इसके बाद इसके काम करने के लिए, मदद करने के लिए एक काउंसिल बनाई गई थी, काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल। काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल बनाई गई और इसमें 4 पार्षद, 4 काउंसलर रखे गए। इन 4 काउंसलर जो रखे गए थे इनमें यह था कि 5 वर्ष के लिए नियुक्त होंगे और यहां पर यह निर्धारित किया गया था कि 25
लाख पाउंड जो है, 25,000 पाउंड जो है वो गवर्नर जनरल की का वेतन होगा और 10,000 जो है वो पार्षद का होगा, ये निश्चित किया गया था। तो इसके इनका काम ये था कि ये गवर्नर जनरल के कार्य को निपटाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यद्यपि गवर्नर जनरल की परामर्श के लिए ये काउंसिल बनाई गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी ये काउंसिल स्वतंत्र रूप में कार्य कर रही थी। ये इस पर गवर्नर जनरल का पूरा कंट्रोल नहीं था। आगे चल करके जब हम इसकी कमियां देखेंगे, ड्रॉबैक्स देखेंगे, तो उसमें एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था कि गवर्नर जनरल पूरी तरीके से नियंत्रण इस पर नहीं रख पाता था, जिसके कारण से एक ये रेगुलेटिंग एक्ट का दोष माना गया था। अब देखेंगे अगली बात, मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी में गवर्नरों की नियुक्ति। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि मद्रास प्रेसिडेंसी और बंबई प्रेसिडेंसी अलग इकाइयां थी। वहां की शासन व्यवस्था को देखने के लिए एक गवर्नर बनाया गया था, लेकिन वे दोनों ही गवर्नर किसके अंडर में रखे गए थे? जो बंगाल का गवर्नर था, कलकत्ता में जो था। फोर्ट विलियम को अंग्रेजों ने अपना हेडक्वार्टर बनाया था, जो कि कलकत्ता में है। वहां फोर्ट विलियम जिसका निर्माण सिराजुद्दौला के समय में हुआ, बाद में मीर जाफर मीर कासिम के समय में पूरा हुआ था, जिसके सिराजुद्दौला बार बार मना कर रहा था कि आपको किलेबंदी करने की जरूरत नहीं है। फिर भी फोर्ट विलियम किला बनाया गया था, जिसको कि मुख्यालय बनाया गया। तो मद्रास और बंबई में क्या किया गया? गवर्नर नियुक्त किए गए। इसके बाद देखिए विदेश नीति पर नियंत्रण। जो गवर्नर जनरल था उसको यह अधिकार दिया गया कि वो भारत में जितना भी अंग्रेजी राज्य है उसकी विदेश नीति पर नियंत्रण रखेगा। यानी उसके बारे में जो भी निर्णय लेना होगा वो गवर्नर जनरल ने लेगा और उसके संबंध में वो रिपोर्ट करेगा ब्रिटिश सरकार को। साथ ही उसको यह भी अधिकार दिया गया कि जो मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी है वो किसी अन्य राज्य के साथ, जो भारतीय राज्य है या रियासत है, उसके साथ अगर कोई भी संबंध स्थापित करता है, चाहे वो युद्ध या शांति से संबंधित हो, चाहे किसी अन्य प्रकार का हो, तब भी वो गवर्नर जनरल की अनुमति प्राप्त करेंगे। इसका मतलब था कि गवर्नर जनरल का पद अत्यंत महत्वपूर्ण बना दिया गया इस मामले में, विदेश नीति के मामले में, कि वो एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ साथ जो उसका हिंदुस्तान के अंदर जो अंग्रेजी क्षेत्र है उनके एक्सटर्नल अफेयर्स में भी दखलंदाजी कर सकता है, नियंत्रित कर सकता है। ये बात स्थापित की गई, रेगुलेटरी एक्ट के अंदर ये प्रावधान किया गया। अगली बात अगर हम देखें, कंपनी का निदेशक मंडल। अब ये था कि जो कंपनी भारत में व्यापार करेगी उसके लिए एक निदेशक मंडल था और ये निदेशक मंडल बनाया गया और इस निदेशक मंडल का जो कार्यकाल रखा गया वो रखा गया 5 वर्ष। लेकिन इसमें एक शर्त रख दी गई थी कि प्रत्येक वर्ष 1/4 सदस्य बदलते रहेंगे निदेशक मंडल के, जिससे कि वो भाई भतीजावाद जो चला आ रहा था वो धीरे धीरे खत्म हो, वो न चल पाए और कोई भी निदेशक अपने आप को संप्रभु न मानने लगे, सर्वेसर्वा न मानने लगे। इसलिए ये व्यवस्था की गई थी इस रेगुलेटरी एक्ट के अंतर्गत। अगली बात जो थी वो थी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। पहली बार भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। कहने का मतलब है कि जो अंग्रेजों के अधीन क्षेत्र है उसके अंदर जो मुकदमे चल रहे हैं, पहले वो जनपद स्तर पर चलेंगे, फिर प्रांतीय स्तर पर चलेंगे और फिर उसके बाद अगर कोई ले जाना चाहता है तो उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई। लेकिन यहाँ पर एक बात निर्धारित की गई कि सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ भी अगर कोई जाना चाहता है तो वो प्रिवी काउंसिल में अपील कर सकता है। प्रिवी काउंसिल जो कि उस समय का ब्रिटिश सरकार का न्यायिक संस्था होती थी, वहां पर अपील कर सकता था। तो ये सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया और इसके जो सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे वो थे सर एलिजा एम्पे। सर एलिजा एम्पे जो है वो पहले जज बनाए गए थे
इस सर्वोच्च न्यायालय के। बाद में जब जब 1911-12 में जब राजधानी स्थानांतरित हुई कलकत्ता से दिल्ली, उस समय सर्वोच्च न्यायालय भी कलकत्ता से दिल्ली स्थापित किया गया था। तो इस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई थी। और जो ये न्यायाधीश होता था, इसको 8,000 पाउंड इनका वेतन निर्धारित किया गया था। तो इस तरीके से ये कुछ खास प्रावधान किए गए थे रेगुलेटरी एक्ट के अंतर्गत। लेकिन हम यहाँ पर ये बताएंगे कि इसमें कुछ कमियां भी थी, दोष भी थे। रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत कुछ दोष भी थे। दोष क्या थे? सबसे पहली बात तो जो कंपनी की गतिविधियों को चलाने के लिए जो रेगुलेशन किया गया था वो बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं था, जिसके कारण से कंपनी आगे चलकर भी उसी प्रकार से कंपनी के जो ऑफिसर वगैरह थे वो भ्रष्ट बने रहे, अथवा वो लगातार हिंदुस्तान से धन का जो है वो बहिर्गमन होता रहा। तो इसमें जो रेगुलेशन बना था कंपनी के संचालन के लिए वो थोड़ा और स्पष्ट होना चाहिए था। अगली बात, जो गवर्नर जनरल था, अब गवर्नर जनरल को वैसे तो बहुत अधिकार दिए गए थे, लेकिन गवर्नर जनरल को वीटो का अधिकार नहीं था सबसे खास, क्योंकि मतलब जो है कि जो उनकी काउंसिल थी या जो प्रांतीय गवर्नर थे उनको भी अधिकार दिए गए थे, लेकिन गवर्नर जनरल जो था कि उन पर कंट्रोल करने के लिए तो रखा गया, लेकिन उसको वीटो पावर नहीं दी गई, जिसके कारण से कभी कभी जो प्रोविंशियल गवर्नर थे या जो प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे कभी कभी मनमानी करने लगे, जिसके कारण से इसको थोड़ा सा अच्छा नहीं माना जाता कि व्यवस्था कुछ और बेहतर हो सकती थी। इसके बाद देखेंगे कि काउंसिल ऑफ गवर्नर जो थी उसके जो सदस्य थे इनका कार्यक्षेत्र भी बहुत स्पष्ट नहीं था, जिसके कारण विवाद की स्थिति उत्पन्न होती रहती थी। अगली बात, मद्रास और बंबई के जो गवर्नर थे वो कभी कभी अपने आप को सर्वेसर्वा मानने लगते थे, और जिसके कारण से वो गवर्नर जनरल से परामर्श तक नहीं लेते थे। तो ऐसी स्थिति में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। आगे अगर देखेंगे हम तो जो कंपनी का निदेशक मंडल था, जो कंपनी का निदेशक मंडल, इसके कंट्रोल करने के लिए रेगुलेशन लाया गया था, मगर इसके बाद भी ये लोग जो है वो मनमानी करते रहे। कई मामलों में इन्होंने मनमानी करते रहे, जिसके कारण से बाद में फिर से रेगुलेशन लाने पड़े और उनमें सुधार करना पड़ा। 2 वर्ष के बाद ही कई एक व्यवस्थाओं को परिवर्तित करना पड़ा था। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में अगर बात करें तो सबसे खास इसमें जो कमी थी, सबसे महत्वपूर्ण कमी थी, वो ये थी कि इसका क्षेत्राधिकार स्पष्ट नहीं था। जो राजस्व संबंधी मुकदमे थे या फौजदारी संबंधी मुकदमे थे या दीवानी संबंधी मुकदमे थे, वो किस तरीके के मुकदमे कौन सा न्यायालय सुनेगा, कौन सी पीठ सुनेगी, ये बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं था। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो इस रेगुलेशन एक्ट के अंदर कुछ कमियां भी थी, जिसके कारण से इसमें 2 वर्ष के बाद ही सुधार करना पड़ा था। तो ये जानकारी थी रेगुलेटरी एक्ट के बारे में कि किस तरीके से भारत में वैधानिक व्यवस्था का विकास होना शुरू होता है, और उसमें सबसे पहला कदम होता है रेगुलेटिंग एक्ट। उम्मीद करता हूं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही और महत्वपूर्ण विषयों पर, मुद्दों पर हम जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक अध्ययन करते रहिए। गुड लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।